नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार और एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एटीट्यूड क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऑब्जेक्टिव सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके फिजिक्स के अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के सारे एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि एक एसटी चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, यानी एक एसटी चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है। तो आपको मालूम होगा कि एक एसटी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है 5 × 10⁻² के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है आपका एकदम सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं, अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, यानी ध्रुव प्रबलता का यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक है वो एम्पियर मीटर होता है यहाँ पे। तो इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका है यहाँ पे दिया गया कि एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है, यानी एक समान वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा केवल चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर एकदम आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो निर्वात की चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए लगे हाथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि लॉरेंज बल से संबंधित ये सवाल है। उसमें पूछा जा रहा है लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र कौन सा है। तो आप लोगों को ए नंबर ऑप्शन इसमें टिक कर लेना है। ए नंबर जो है एकदम आपका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका कि सदिशीय रूपों में बायो-सेवार्ट, जरा ध्यान से इस सवाल को देखिएगा कि सदिशीय रूपों में बायो-सेवार्ट का नियम क्या है। तो बायो-सेवार्ट का जो नियम है dV = μ0/4π IdL/r², ये होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के नजरिए से। इसमें पूछा जा रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी। यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑर्स्टेड हो जाएगा। ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम निम्न से किस नियम जैसा कार्य करता है। यानी एम्पियर का जो परिपथीय नियम है वो ये चारों ऑप्शन में से किस नियम की तरह कार्य करता है। तो गॉस के नियम की तरह कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसी बिंदु चुंबकीय प्रेरण एक होता है। अब क्या होता है, तो पता है कि किसी बिंदु चुंबकीय प्रेरण जो होता है वो एक सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड के नजरिए से काफी बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी है और उसके बाद ये टेस्ला भी है, दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है और टेस्ला दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि बायो-सेवार्ट का नियम निम्न से किस नियम जैसा कार्य करता है। तो बायो-सेवार्ट का नियम जो है ये कूलाम के नियम जैसा कार्य करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल में पूछा जा रहा है आपका चुंबकीय प्रेरण की विमा क्या होती है। तो चुंबकीय प्रेरण की विमा जो होती है, ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वो सही होता है, सही है। तो ml पर पावर 0 और T इनवर्स 2, उसके बाद A इनवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है आपका कि दो समानांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, तो वो एक दूसरे को साथ कैसा व्यवहार करती है, पूछा जा रहा है। तो वो एक दूसरे को क्या करती है, विकर्षित करती है, क्योंकि सजातीय तारों में क्या होता है, विकर्षण होता है, तो ये एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों के का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात जो होता है 2:1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में आपका पूछा जा रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, जो मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और जो क्या निर्दिष्ट मतलब किस पर निर्दिष्ट होती है, ये पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर निर्दिष्ट होती है, यानी दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर ये जानकारी हमें देती है। चलिए अगले सवाल में पूछा जा रहा है चुंबकशीलता की विमा पूछा जा रहा है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ml T इनवर्स 2 I इनवर्स 2। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसमें टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि m चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है। ये कितने समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, 2 समान टुकड़े में तोड़ा जाता है। तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ये आपका पूछा जा रहा है 18वें नंबर सवाल में। तो प्रत्येक चुंबकीय जो नए टुकड़े होंगे उनका चुंबकीय आघूर्ण जो होगा m/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपका पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की विमा इस बार पूछा जा रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा जो होती है वो I इनवर्स ml 0 उसके बाद T इनवर्स 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा, यानी किसके बराबर होगा पूछा जा रहा है। तो ये जो बराबर होता है EVR/2 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पर दिया गया है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो हमेशा होता है वो अनंत होता है। चलिए अब 22वें नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि 22वें नंबर में इनमें से कौन चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है। तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और देखने पर पाइएगा कि थर्मोकपल जो रहता है, थर्मोकपल वो क्या करता है, चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है, ये ऊष्मा पर निर्भर करता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन चुंबकीय प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है किसी चल कुंडली धारा मापी के विक्षेप और प्रवाहित धारा में संबंध है। विक्षेप और प्रवाहित धारा में संबंध पूछा जा रहा है, तो इसका होता है धारा यानी I समानुपाती Q, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये पूछा जा रहा है। यानी धारा का मान बढ़ेगा तो विक्षेप का भी मान बढ़ेगा। चलिए ये हो गया 23 का ए नंबर, आप टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है यहाँ पे आपका कि जो यंत्र, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, जो यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है पूछा जा रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले को हम लोग डीसी मोटर कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 24 का आप सही कर लीजिएगा। 25वां नंबर सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अत्यधिक प्रतिरोध रख सकता है। आपको इसके लिए 4 ऑप्शनों को देखना पड़ेगा और 4 ऑप्शनों को देखने पर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो वोल्ट मीटर है यह अत्यधिक प्रतिरोध को रख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है फिर से एक बार कि उसमें पूछा गया था कौन अत्यधिक प्रतिरोध रख सकता है, और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे कम प्रतिरोध कौन रख सकता है। तो सबसे अत्यधिक प्रतिरोध तो जान गए हैं, लेकिन सबसे कम प्रतिरोध जो रख सकता है वो एमीटर रख सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर के सवाल में पूछा जा रहा है कि ऋजु रेखीय परिनालिका का उपयोग निम्न में से किया जाता है, यानी किस यंत्र में ऋजु रेखीय परिनालिका का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक में किया जाता है। विद्युत चुंबक में ऋजु रेखीय परिनालिका का उपयोग, यानी टेढ़े यू आकार का जो परिनालिका होता है किसमें उपयोग किया जाता है, तो विद्युत चुंबक में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि टोरॉइडल परिनालिका का उपयोग निम्न में से किया जाता है, यानी टोरॉइडल पूछा गया इस बार। तो टोरॉइडल जो किया जाता है वो विद्युत मोटर में भी किया जाता है, विद्युत जनित्र में भी किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, यानी आप इसमें ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। इसमें देखिए पूछ रहा है कि जब तक धारा लूप को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब, ये आपको चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तब कौन सी स्थिति होती है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो देखने पर पाइएगा कि ये एफ सदिश वाला जो है, एफ सदिश 0 के बराबर नहीं होता है, और आई ये भी क्या है 0 के बराबर होता है, और ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही पाइएगा आप लोग। तो उसके बाद ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी में ए और बी दोनों का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है जो यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं पूछा जा रहा है। इस बार सवाल थोड़ा बदल के पूछा गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को हम लोग डायनेमो कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डायनेमो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और काफी बार ये भी परीक्षाओं में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है पूछा जा रहा है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है ये भी हमेशा अनंत ही होता है, ये यानी आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण का पथ हो सकता है, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण का जो पथ होगा वो इनमें से 4 ऑप्शन को देखने में से क्या हो सकता है। आप लोग पाइएगा कि सरल रेखा भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है, कुंड भी हो सकता है, यानी जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल और इस चैप्टर का आखिरी सवाल। इसमें पूछा जा रहा है कि जब तक धारा लूप को असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब कौन सा परिवर्तन होता है। तो आप लोग पाइएगा कि अगर आप लोग पढ़ाई किए होंगे तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है, यानी 33 का ए नंबर आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए तो इस प्रकार इस चैप्टर के भी सारे एमसीक्यू हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कोई भी सवाल अगर मन में है आपका तो आप हमारे सोशल मीडिया के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां हमसे सीधे जुड़कर
सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पूरे ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं उन पर हमसे जुड़िए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जो भी इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन ज़रूर भेजें, जिससे कि वे भी इस वीडियो को देखकर परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। चलिए मिलेंगे और भी ढेर सारी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।